स्वागत है आप सभी का बजिंग न्यूज पर। एक नजर डाल लेते हैं बाजार के ताजा हाल पर। इस वक्त अगर आप निफ्टी के करंट लेवल्स देखें तो 8939, 8940 के लेवल्स पर निफ्टी कर रहा है कामकाज। आधे % से ज्यादा की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। ब्रॉड इंडिसेस अगर सेंसेक्स की भी बात करें तो यहाँ पर भी 200 अंकों से ज्यादा का उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। सपोर्टिव इंडाइसेस को अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक में काफी अच्छा खासा रुझान दिख रहा है। 0.25% तक की उछाल के साथ 172 पॉइंट्स की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। साथ ही इंफ्रा स्पेस आज बजिंग है। फाइनेंस स्पेस में 1% से ज्यादा की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। साथ ही तौर पर अगर आप देखें हिंडाल्को, टाटा स्टील यानी कि मेटल स्पेस आज सपोर्ट कर रहा है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज जैसे शेयरों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। बैंकिंग स्पेस से काफी अच्छा मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन सीधा न्यूज रूम चलते हैं, संदीप से जान लेते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स और शेयर्स हैं जहां पर इस वक्त न्यूज फ्लो के आधार पर या फिर अदरवाइज बजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। बताइए संदीप। शुक्रिया साक्षी। सबसे पहले पनेशिया बायोटेक एक मिड कैप फार्मा स्टॉक है। इसमें देखिए ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही है। दरअसल खबरें यहाँ पे ये हैं सूत्रों के हवाले से कि गुड़गांव में इनका एक हॉस्पिटल है जिसको बेचने के लिए इनकी बातचीत चल रही है। नारायण हृदयालय के साथ इनकी बातचीत चल रही है और हो सकता है कि इसी महीने इस डील का अनाउंसमेंट हो और 180 से 190 करोड़ रुपए के आसपास की रकम में ये हॉस्पिटल बेचा जा सकता है, जिसका इस्तेमाल अगर आप देखें तो कर्ज के भुगतान पर होगा। उसको पॉजिटिवली लिया बाजार ने 15% के आसपास के गेंस अब भी इस काउंटर में देखने को मिल रहे हैं। DLF ये होगा अगला काउंटर जहां पे आज तेजी देखने को मिली। दरअसल आज बोर्ड की बैठक है जिसमें इनका जो साइबर सिटी जो कि इनकी रेंटल आर्म है उसमें 40% हिस्सा बिक्री के ऊपर जो फैसला है वो आ सकता है। 12,000 करोड़ रुपये के आसपास की रकम में ये डील हो सकती है जिसका इस्तेमाल कर्ज के भुगतान पर होगा और उस वजह से आप देखिए करीब 2.5% के आसपास की मजबूती DLF के काउंटर में भी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां पे आज खबरों की वजह से तेज़ी देखने को मिल रही है उसमें DLF तो एक स्टॉक है ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ DLF में तो आज 12,000 करोड़ रुपये के आसपास की हिस्सा बिक्री खबर आएगी। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ और स्टॉक्स में जिसमें ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है उसमें एक प्रिज्म सीमेंट है जहाँ पे करीब 5% के आसपास के गेंस है। इनके कोल लिंकेज मिला है इनको 5 साल के लिए 18,300 टन सालाना कोयला क्षमता का। उस वजह से इस काउंटर में भी करीब 5% के आसपास के गेंस देखने को मिल रहे हैं। रियलिटी आप देखिए पूरा एज अ स्पेस देखिए काफ़ी मजबूती यहाँ पे देखने को मिली है। सुबह जैसे काउंटर से लीड कर रहे हैं, करीब 18% के आसपास के गेंस है। सनटेक रियल्टी, ओबरॉय, कुल्टे, पाटिल और लंबी लिस्ट है इस पूरे स्पेस में जहाँ पे तेजी देखने को मिली। दरअसल कुछ रीट्स को लेकर शायद नियम आसान किए गए सेबी की ओर से ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है। उसका देखिए इम्पैक्ट जो है पूरे सेक्टर में ही देखने को मिला है। पूरा रियल एस्टेट सेक्टर आज काफ़ी दमदार तेजी दिखाता हुआ। इसके अलावा आप देखिए मिड कैप बैंकों की जो तेजी है वो जारी है। धनलक्ष्मी बैंक, देना बैंक, फेडरल बैंक, सेंट्रल बैंक जैसे जो काउंटर्स हैं उनमें आज देखिए 8% तक के जो मूव्स हैं वो देखने को मिले। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मिड कैप बैंकों में काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा मिड कैप IT में अब काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है। मेजेस्को, इंटेलेक्ट डिज़ाइन, मेगासॉफ्ट, टेरासॉफ्ट। आज ट्रंप का सुबह भाषण था और उसमें कोई भी ऐसी खराब खबर IT स्पेस के लिए, इंडियन IT स्पेस के लिए नहीं निकल के सामने आई और मिड कैप IT में आप देखिए ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा टेक्सटाइल एक और ऐसा स्पेस है जो कि US में एक्सपोर्ट करता है। इसमें गिनी फिलामेंट देखिए, रेमंड, डिगजैम, सुमित इंडस्ट्रीज, एक लंबी लिस्ट है यहाँ पे भी जहाँ पे देखिए आज रिलीफ रैली साफ तौर पे देखने को मिल रही है। तो टेक्सटाइल में तेज़ी है, बैंकिंग शेयरों में तेज़ी है और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो आज इंफ्रा शेयरों में भी काफ़ी अच्छे गेंस हैं। दिल्ली बिल्डकॉन यहाँ पे आज कुछ एक ऑर्डर विन की खबरें हैं, उसका इम्पैक्ट है। इसके अलावा JP इंफ्रा, गोल्डस्टोन इंफ्रा, IBRCL जैसे जो काउंटर्स हैं उनमें भी ज़बरदस्त तेजी आज के दिन में देखने को मिल रही है। कुछ और स्पेस जहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्शन आज के दिन में देखने को मिला उसमें मिड कैप फार्मा, पनेशिया बायोटेक की बात तो मैंने करी, न्यूलैंड लैब्स, लाइका लैब, विमता लैब्स, यहाँ पे भी 4 से लेकर 20% तक के जो अपमूव्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें जहाँ पे काफ़ी अच्छे गेंस है आज उसमें एक चाय कॉफी शेयरों में काफ़ी अच्छे गेंस है। टाटा ग्लोबल, बॉम्बे वर्मा, CCL प्रोडक्ट्स, मैक्लोर डसल इनमें तेजी है और डेयरी शेयरों में क्योंकि अमूल ने अपने दाम बढ़ाए हैं तो उसका इम्पैक्ट आज देखिए पॉजिटिव साइड पर देखने को मिला और केमिकल शेयर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आज जो ऑटो बिक्री के आंकड़े आए उसमें मारुति को देखिए, अशोक लेलैंड, SML, इशू जैसे जो काउंटर्स हैं उनमें भी आज ऑटो बिक्री का जो इम्पैक्ट है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका लिस्ट आउट करने के लिए वेरियस सेक्टर्स जहां पर आज अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट स्पेस से DLF की भी आपने बातचीत की और खासतौर पर पूरे ही स्पेस जो है आज एक्शन में है। DLF पर खबरें भी इस तरीके की आ रही हैं कि आज एक स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट हो सकता है। क्या कुछ डिटेल्स हैं समझने के लिए सीधा पूजा के पास चलते हैं। पूजा, काफी समय से इनका जो रेंटल कारोबार है इसकी बिक्री की काफी खबरें आती हुई नजर आ रही हैं। हो सकता है आज यहां पर कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट होता हुआ नजर आए, लेकिन क्या कुछ डिटेल्स हैं? कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके साथ ऑलरेडी कंपनी की बातचीत चल रही है इस रेंटल कारोबार को लेते हुए?
जी, पिछले काफ़ी समय से जो अटकलें लगाई जा रही थी कि डीएलएफ अपना साइबर सिटी कारोबार बेच सकती है, उसको फाइनली एक मोहर लगते हुए दिखाई दे रही है और माना जा रहा है कि आज उसको लेकर कुछ फैसला देखने को मिल सकता है। तभी हम देख रहे हैं कि सुबह से इस खबर की वजह से अच्छी खासी तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल रही है। डील को लेकर कुछ अपडेट्स ये निकल कर आई हैं कि 6 इन्वेस्टर्स के साथ कंपनी की कुछ बातचीत चल रही थी। वहाँ से दो इन्वेस्टर्स का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है। यहाँ ब्लैकस्टोन और जीआईसी, ये 2 प्लेयर्स हैं जिनको की बेचने की बात की जा रही है। 40% हिस्सा बेचा जाएगा, जिसके जरिए 12,000 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना है। और ये जो रकम कंपनी जुटाएगी, इसका इस्तेमाल कंपनी अपने कर्ज को कम करने में करेगी। हम आपको बता दें कि कंपनी के बुक्स पर इस वक्त करीब 24,000 करोड़ का कर्ज है। तो ये जो रकम जुटाएगी, उसकी मदद से कंपनी के कर्ज में कमी होते हुए नजर आएगी। तो शायद आज ही इस पर किस तरह की कुछ घोषणा देखने को मिल सकती है डीएलएफ की तरफ से। एब्सोल्युटली। और इसी बीच अगर आप डीएलएफ के शेयर को भी देखेंगे तो दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही 3.25% ऊपर इस वक्त 154 के लेवल्स पर डीएलएफ काम भी कर रहा है। जिस तरीके से अभी पूजा ने बताया, 12 से 14,000 के बीच में हो सकता है ये सौदा होते हुए नजर आए और जो डेट लेवल्स हैं कंपनी के, सीधा आधे होते हुए नजर आएंगे अगर ये डील गो थ्रू होती है और आज इसका अनाउंसमेंट होता है तो। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं और खासतौर पर फार्मा स्पेस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, खासतौर पर ल्यूपिन पर। ब्रोकरेज हाउसेस की क्या राय है ये देख लेते हैं। क्रेडिट स्विस ने ल्यूपिन पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जहां पर उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। खासतौर पर 12 महीनों का जो लक्ष्य है वो भी 1350 दिया है, यानी कि सीधा करीब 80 पॉइंट्स नीचे करंट लेवल से देखने को मिल सकते हैं। खासतौर पर उनका मानना है सुप्रीम बाउल को जो यूएस एफडीए से मंजूरी मिलनी है उससे कहीं ना कहीं कंपनी को फायदा जरूर होगा। 6 महीने के लिए सिर्फ ल्यूपिन यहाँ पर सुप्रीम बाउल को मार्केट करेगी और वो हो सकता है कि एक शॉर्ट टर्म लिव्ड पॉजिटिव हो। सुप्रीम बाउल की सालाना बिक्री जो है 20.7 करोड़ डॉलर्स की है और ल्यूपिन को 60% मार्केट शेयर मिलने का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। 30% दाम कम होने के बाद सुप्रीम बाउल से जो आय आ रही है वो भी 4 करोड़ डॉलर्स तक की रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। कंपनी की खासतौर पर FY18 EPS जो है वो भी ब्रोकरेज हाउस के मुताबिक 5% तक की बढ़ोतरी का यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं। चलिए लेकिन ऑटो स्पेस की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर भी काफ़ी बजिंग एक्शन आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है। आज 1 मार्च है और सभी ऑटो कंपनीज अपने सेल्स फिगर्स डिक्लेयर कर रहे हैं। अनुमान भी यही लगाया जा रहा था कि इस बार इस महीने के जो सेल्स फिगर्स रहेंगे वो बढ़त के साथ ही रहेंगे। जान लेते हैं सीधा अंचल के पास चलकर कौन कौन सी कंपनियों के सेल्स फिगर्स आए हैं और वो कैसे रहे हैं, बताइए अंचल। शुक्रिया साक्षी। देखिए, कई सारी कंपनियों ने अपने नंबर्स पोस्ट किए हैं। प्रेडोमिनेटली 4 व्हीलर्स के सबसे पहले नंबर्स आते हैं। मारुति सुजुकी सवेरे इसने अपने नंबर्स पोस्ट किए और हेल्दी जंप देखने को मिला। अनुमान के अनुसार कहीं ना कहीं कंपनी की सेल्स बढ़ी है। इस बारी 1,17,000 यूनिट से बढ़कर 1,30,000 यूनिट को आंकड़ा पार करता हुआ दिखा है। वहीं यार अगर आप इसकी घरेलू बिक्री की बात करें तो वो भी 1,08,000 यूनिट से बढ़कर 1,20,000 यूनिट पे रही है और एक्सपोर्ट्स में भी एक अच्छी ग्रोथ रही। तो कहीं ना कहीं इन लाइन विद एस्टिमेट्स मारुति ने नंबर्स पोस्ट किए हैं। आयशर मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड के नंबर्स पोस्ट किए हैं और अगेन एक और हेल्दी जंप देखने को मिला है कंपनी की सेल्स में। इस बारी करीब 19% सेल्स बढ़ती हुई दिखी है YOY बेसिस पे। 49,156 यूनिट्स के मुकाबले इस बारी 58,439 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं। दूसरी ओर अशोक लेलैंड की तरफ से सेल्स फिगर्स आए हैं और अगर आप देखिए कुल बिक्री 4.9% 5% बढ़कर इस बारी 14,067 यूनिट्स रही है। उम्मीद थी 10-10% के करीब बिक्री बढ़ने का, हालांकि उस आंकड़े से थोड़ा कम रहा है, लेकिन ओवरऑल फिर भी देखें तो जो इम्पैक्ट की बात की जा रही थी नोटबंदी का वो नहीं आता हुआ दिखा है। LCV बिक्री भी इस बारी 2,605 यूनिट से बढ़कर 2,738 यूनिट्स रही है। साथ ही SML इसूजू की अगर आप फरवरी रिटेल बिक्री देखें तो इस बारी 1,010 यूनिट से बढ़कर 1,145 यूनिट रही है। और स्टील स्ट्रिप व्हील्स, रिम बनाती है कंपनी, व्हील्स बनाती है, इसने भी अपनी सेल्स फिगर्स दी हैं। फरवरी में इनकी सेल्स 5% बढ़ के 11.7 लाख यूनिट रही है। तो नेट देखें तो अभी तक जो नंबर आए हैं उसमें इंप्रूवमेंट के ही आंकड़े हैं। हाँ, अब नजर रहेगी 2 व्हीलर स्पेस पे, क्योंकि 2 व्हीलर स्पेस के नंबर अब आने शुरू होंगे आज दिन के शाम तक और ज़्यादा कल भी नंबर्स पोस्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ प्रेशर देखने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अंशल आपका डिटेल्स में बताने के लिए कि किस तरीके इस बार सेल्स फिगर्स रहे हैं। खासतौर पर 4 व्हीलर मेजर्स की अगर देखें तो सेल्स फिगर्स अच्छे रहे हैं। शुरुआत अगर मारुति के साथ करेंगे तो यहाँ पर 1.3 लाख यूनिट्स तक की बिक्री रही है, जो कि पिछले साल के मुकाबले बढ़त में दिखाई है। और खासतौर पर Hyundai मोटर में भी 6% तक की बढ़त देखने को मिली है। आयशर मोटर्स के रॉयल एनफील्ड ने 19% तक की बढ़त दिखाई है। अशोक लेलैंड या फिर SML इसूजू और स्टील स्ट्रिप व्हील्स जैसे अगर आप कंपनियां देखेंगे इनकी भी बढ़त अच्छी देखने को मिली है। लेकिन खासतौर पर कल बाजार बंद होने के बाद बहुत ही अहम आंकड़े आए और वो थे GDP के आंकड़े। अनुमान से बेहतर रहे हैं ये GDP ग्रोथ के आंकड़े। देखा जाए तो इकोनॉमी की जो
ग्रोथ रही है उस पर नोटबंदी का खास तौर पर असर नहीं देखने को मिला है। अगर आप ये जीडीपी फिगर्स देखें, अक्टूबर टू दिसंबर तिमाही में जो जीडीपी ग्रोथ रही है 7% तक की रही है। Q3 में हालांकि 7.2% से घटकर ये फिगर आया है, 7% तक का रहा है ईयर ऑन ईयर फिगर में अगर देखा जाए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एग्री सेक्टर में काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। कोर सेक्टर देखा जाए अगर ग्रोथ, वो वहाँ पर एक कटौती ज़रूर देखने को मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं जीडीपी जो आंकड़े आए हैं वो सरप्राइजिंग फैक्टर रहे हैं। चलिए बारीकियां जान लेते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक्सिस बैंक के इकोनॉमिस्ट हैं मिस्टर शौकता भट्टाचार्य जुड़े हैं हमारे साथ बातचीत के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर आपका और शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे जो जीडीपी फिगर्स आए हैं 7% तक के, जो मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट थे वो मान रहे थे कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से हो सकता है इस बार के जो Q3 फिगर्स हैं, जीडीपी फिगर्स, उन पर कहीं ना कहीं ग्रोथ हर्ट होते हुए नजर आई। हालांकि ये काफी सरप्राइजिंग फिगर्स रहे हैं। आपका क्या कहना है इन फिगर्स को लेते हुए? दो तीन चीज, एक तो है कि हमारे जो एक्सपेक्टेशंस थे उससे ज्यादा नंबर आए हैं। जो हम नंबर्स देखते हैं वो जीवीए कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीडीपी फिर वो टैक्स वगैरह रहता है, उतना वो हम देखते नहीं है। जीवीए नंबर 6.6% आए हैं। तो हमारा भी दो चीज है। जो सेक्टर्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस सेक्टर्स में स्लो डाउन होने की संभावना है, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, वो सब सेगमेंट में एक घटत देखने को मिली है कि यहाँ पे उसके ग्रोथ रेट्स कम गए हैं। जो पिक्यूलियर जो चीज है, जो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, दूसरे सेगमेंट में जो ट्रेड, पर्टिकुलरली ट्रेड, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड में है, उसके नंबर्स काफी हाई आए हैं। और उसके साथ जो कंजम्पशन के नंबर दिखाए गए हैं वो कंजम्पशन के नंबर भी काफी हाई हैं। तो दो चीज है। तो एक ये थोड़ी सी इसके समझने की जरूरत है कि वो किस तरीके से क्या डेटा मैप कर रहे हैं जो ये नंबर्स देखने को मिली है। लेकिन इतना मानना पड़ेगा कि हम पहले से ही कह रहे थे कि ये जो बिगेस्ट इम्पैक्ट जो ये डिमोनेटाइजेशन की आई है वो छोटी इनफॉर्मल सेक्टर्स की जो कंपनीज है उस पे आई हैं। वो ये पहला जो जीडीपी का एस्टिमेट जो होता है वो सेक्टर को इसमें पकड़ा नहीं जाता है। तो एक ये चीज है। एब्सोल्युटली। मिस्टर भट्टाचार्य आप बने रहिए हमारे साथ। एक और खास मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ, मिस्टर हेमंत कनौरिया हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री इंफ्रा के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी जी बिजनेस पर। वी वर टॉकिंग टू मिस्टर भट्टाचार्य अबाउट द जीडीपी फिगर्स और आपसे भी यही सवाल होगा। जो करंट नंबर्स आए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट्स के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग फिगर्स आए हैं, अपवर्ड की तरफ से आए हैं, 7% तक का फिगर आया है। आप कैसे देख रहे हैं इन फिगर्स को, और खास तौर पर जिस तरीके से वो मान रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन का हो सकता है पूरा इम्पैक्ट Q3 के जीडीपी पर नंबर्स पर नहीं आया हो, क्या आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट, रिपल इम्पैक्ट जो है Q4 में फिर आता हुआ दिखेगा? हो सकता है, क्योंकि ये जो नंबर्स आए हैं उससे तो ये नहीं पता चलता है कि क्योंकि छोटे और जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, मीडियम साइज हैं, उनमें तो इफेक्ट हुआ ही है। और ईस्टर्न रीजन में प्राइमरीली हम तो जितने भी हम लोग इंडस्ट्रीज वगैरह से बात करते हैं तो सभी कि जो ग्रोथ फिगर्स हैं वो डाउन है और उनके सेल्स वगैरह भी डाउन है इसके कारण जी। तो उनको समय लगेगा एडजस्ट करने के लिए। मतलब कि हो सकता है कि 2-3 क्वार्टर्स में उनका एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन समय लगेगा। क्योंकि एक जो ऐसा नहीं है कि जो भी कैश में डील करते थे वो ब्लैक मनी था, लेकिन वो कैश में डील करने का एक अभ्यास हो गया था। उसको चेंज करना, वो प्रैक्टिस को बहुत ईजी नहीं रहता है। लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट का डिमोनेटाइजेशन का बहुत बड़ा स्टेप था तो उसके कारण से लोग अभी भी उसमें एडजस्टमेंट हो रहा है। तो धीरे धीरे करके हमें लगता है कि 2-3 पिकअप करेगा। तो लेकिन जीडीपी नंबर्स जो आए हैं तो अच्छे हैं। इसके कारण से अभी ये भी समझना मुश्किल है कि डिमोनेटाइजेशन का एक्चुअली में इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। और छोटे बिजनेस प्रैक्टिकली बोल रहे हैं तो उसका कितना इफेक्ट हुआ। हो सकता है कि ग्रोथ जो बड़े इंडस्ट्रीज में ज्यादा हुआ हो, जो बिजनेस है वो छोटे इंडस्ट्रीज से बड़े में शिफ्ट कर गया हो। जैसे कि ईस्टर्न रीजन में प्राइमरीली हम लोग स्टील में और फूड प्रोसेसिंग वगैरह में तो देख रहे हैं कि लोग वगैरह जो बता रहे थे कि उनका ग्रोथ कम हो गया है और वो बिजनेसेस बड़े बिजनेस में शिफ्ट हो गया है। तो बड़े बिजनेस वाला, तो इसी के कारण से हो सकता है कि जीडीपी में उतना इफेक्ट नहीं आया हो। राइट सर, स्टे ऑन विद अस। मिस्टर भट्टाचार्य आपसे जानना चाहेंगे, मिस्टर कनौरिया का भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं हो सकता है स्मॉल बिजनेसेस पर अगर इम्पैक्ट हुआ है तो वो आगे आने वाली कुछ तिमाहियों पर इम्पैक्ट डिमोनेटाइजेशन का देखने को मिले। और कहीं ना कहीं अगर आप फाइन प्रिंट को भी देखें, जिस तरीके से अभी आप भी बता रहे थे, जो कंजम्पशन फिगर्स हैं वो काफ़ी हाई आए हैं, प्लस लेकिन देखा जाए दूसरी ओर इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो 8 कोर सेक्टर्स की रही है वो स्लो डाउन होते हुए नजर आई है। तो क्या फिर ये इकोनॉमिक लॉजिक को डिफाइन नहीं करते हैं ये नंबर्स?
जो कोर सेक्टर है, आईआईटी वगैरह है, ये सब ये वॉल्यूम ग्रोथ पे होता है। कितने टन स्टील होता है, कितना टन एल्यूमिनियम होता है, ये। लेकिन जो जीडीपी के नंबर जिस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो जो कंपनी के सेल्स फिगर्स होते हैं, वो सेल्स फिगर को मान लिया जाता है और फिर सेल्स फिगर को डब्ल्यूपीआई या सीपीआई से उसको डिफ्लेट, जो बोलते हैं डिफ्लेट करना, जो रियल, तो वो लेके देन दे कम टू द रियल जीडीपी ग्रोथ। तो एक्चुअली आप Q3 में देखेंगे तो पर्टिकुलरली जितने कमोडिटीज प्रोड्यूसर्स हैं, ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, उनका बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन कमोडिटी प्राइसेस, तेल के दाम में बढ़त आई है, वो देख के इनके सेल्स ग्रोथ इंप्रूव हुआ है और वो आई थिंक पार्शियली रिफ्लेक्ट करता है जीडीपी के नंबर। राइट। मिस्टर भट्टाचार्य, बहुत संक्षेप में आपसे एक पूछना चाहेंगे कि अभी मूडीज का भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उनका मानना है Q4 में जीडीपी नंबर्स जो हैं वो 6.4% तक के करीब रह सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आगे जाने वाली तिमाही में ये फिगर्स कम रह सकते हैं? मुझे लगता नहीं है। हम अभी 7.2%, 6.9% करीब देख रहे हैं, क्योंकि जितने जो नंबर्स देख रहे हैं आप, पीएमआई के नंबर्स वगैरह जो आए हैं, आज भी मैन्युफैक्चरिंग के पीएमआई के नंबर्स आए हैं, वो दिखला रहा है कि करीब करीब जो जितना इम्पैक्ट दिसंबर तक के हुआ था, वो मोटा मोटा एटलीस्ट फॉर्मल सेक्टर में वापस आ गया है, वो ग्रोथ, रिकवरी हैज कम बैक टू दैट सेगमेंट। मुझे लगता नहीं है Q4 में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो। Absolutely. Thanks very much, Mr. Bhattacharya, for your time on Zee Business. शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। मिस्टर कनौरिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए।